हेलो स्टूडेंट, आई एम वर्षा शर्मा एंड वेलकम टू हिमालय एजू हब। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बैंकिंग। बैंकिंग की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम देखेंगे जो आपके सीयूटी यूजी 2026 के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसके अलावा आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स है जिसमें आपके एमसीक्यू और सब्जेक्टिव जो आपके पेपर्स आते हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपने सुना होगा कि पैसा पैसा क्या होता है। एक ओनली नोट है जिसपे कुछ लिखा हुआ है, डिजाइन की हुई है, और हम किसी को ले जाके देते हैं तो हम उससे चीजें खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, ठीक है। उसके तो ओनली वो चीज नहीं है, पैसा ओनली ये चीज नहीं है कि आप कुछ लिखा हुआ है, गवर्नर का साइन किया हुआ है और उसके बदले आप कुछ चीजें आप खरीद सकते हो और बेच सकते हो। नहीं, एक्चुअली क्या है, जो मनी है, जो ये नोट है, इसका एक वादा है, एक भरोसा है हमारा, जिसको कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट हमें दिलाती है, हमें आरबीआई ये भरोसा दिलाती है कि इस नोट से आप कोई भी मार्केट में किसी एक चाय के कप से लेके बड़ा से बड़ा एक अगर प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना है तो अभी आप कर सकते हो। तो जो ये पैसा है, इसकी वैल्यू कौन डिसाइड करता है? इस पैसे की वैल्यू इतनी होती क्यों है? और हमारी इकोनॉमी के अंदर ये पैसा जो है एक स्ट्रॉन्ग नींव की तरह काम कैसे करता है और इसको कहा क्या जाता है? देखिए, जो मनी है उसके दो नेचर होते हैं, जिसको कहा जाता है फिएट मनी और लीगल टेंडर। हमारे हाथ में जो पैसा है उसको कहा जाता है फिएट मनी। अब फिएट मनी में क्या क्या चीजें आती है? देखिए, जिसका मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, जैसे सोना और सोने का सिक्का, इसका मूल्य इसलिए है क्योंकि ये सरकार के आदेश द्वारा समर्थित है। देखिए, खुद नोट है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कागज का टुकड़ा ही है। इसकी वैल्यू कब होती है? जो गवर्नमेंट खुद ऑर्डर देती है कि इसकी वैल्यू है, ये पैसा मायने रखता है, इससे आप मार्केट में कोई चीज खरीद सकते हो, कोई चीज बेच सकते हो, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हाथ में जो पैसा होता है आपको, उसको फिएट मनी कहा जाता है इकोनॉमी की लैंग्वेज में। और ये क्यों? कि हमारा भरोसा है, विश्वास है, और गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया है कि पैसे की क्या वैल्यू है। पैसे के ऊपर जो आपका साइन होता है वो गवर्नर का होता है हमेशा, ठीक है। और इसके कुछ सेफ्टी फीचर्स भी होते हैं। कोई नकली, अगर कोई फेक मनी बनाता भी है तो भी वो पहचानने में आ जाता है। क्यों आ जाता है? कुछ इसमें सेफ्टी फीचर्स दिए हुए होते हैं उसके थ्रू। जैसे ये ग्रीन लाइन है बीच में, तो आप अगर कोई 500 के नोट को लेके लेफ्ट राइट अगर आप घुमा के देखोगे तो इसमें आपको कुछ नंबर्स लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो इसके थ्रू और कुछ और भी फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू जो फेक मनी होती है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। ये तो कुछ जनरल नॉलेज की बात हो गई, लेकिन आपको इकोनॉमी की लैंग्वेज में इसको फिएट मनी कहा जाता है। दूसरा है लीगल टेंडर। अब लीगल टेंडर में क्या चीजें आती है कि आप जो ये पैसा है, आपको किसी को लोन चुकाना है या कोई लोन चुकाने के लिए आपको पैसा ये दे रहा है, तो आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि ये कानून में बोला, कानून जो हमारी गवर्नमेंट है, ये कानूनी हक है उनका, मतलब हमारा जो है ये कानूनी हक है। मतलब हम जो पैसा है वो किसी को दे सकते हैं ब्याज चुकाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि लोन चुकाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, ठीक है। और आगे वाला भी हमें देना चाहे तो हमें ये पैसा स्वीकार करना होगा। देश का कानून इसे किसी भी प्रकार के ऋण निपटाने के लिए स्वीकार करना अनिवार्य बनाता है। कोई भी नागरिक इसे स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए, हमने देख लिया कि पैसा होता क्या है, इकोनॉमी में इसको कैसे किया, मतलब नापा, कह सकते हैं कि इकोनॉमी की लैंग्वेज में इसको कहा क्या जाता है, इसकी सेफ्टी फीचर्स क्यों होते हैं और इसकी वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ये हमें ऑर्डर देती है और हमारा भरोसा और विश्वास होता है इस पे, ठीक है। चलिए, लेकिन ओनली यही नहीं होता, पैसे को नापा भी जाता है। जो हमारे अर्थशास्त्री है इसके पैसे को नापते हैं। अब नापते किस थ्रू है? एक लेयर्स के थ्रू नापते हैं, जिसमें M1 है, M2 है, M3 है और M4 है, ठीक है। ये किस बेसिस पे नापा जाता है? ये लिक्विडिटी के बेसिस पे नापा जाता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि कोई भी अगर चीज हो, अगर उसको कैश में बदलना हो, ठीक है, कैश में बदलेंगे तो भी हमारे जेब में क्या है? लिक्विडिटी आएगी, पैसा आएगा। लिक्विडिटी का मतलब होता है कोई भी चीज को लिक्विडिटी मतलब कैश के अंदर बदलना, ठीक है। अब इसके चार लेयर्स होती है नापने की, जिसमें फर्स्ट होती है आपकी संकीर्ण मुद्रा, नैरो मनी। नैरो मनी में आपकी क्या क्या चीजें आती है कि हमारी पब्लिक के पास में जेब में कितना पैसा है, कितनी लिक्विडिटी है। इसके अलावा हमारा जो अकाउंट होता है, हमारा जो सेविंग अकाउंट होता है या फिर हमारा जो करंट अकाउंट होता है, उसमें जितना हमारा पैसा रखा हुआ है और हम जब चाहे उसको एटीएम या चेक के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। वो सारा किसमें आता है? नैरो मनी के अंदर आता है। सेकंड में M1 तो आता है, इसके अलावा डाकघर, बचत बैंकों का जमा पैसा भी आता है। M3 में M1 की चीजें आती है, ठीक है। इसके अलावा वाणिज्यिक बैंकों की निवल अवधि जमा, नेट टाइम डिपॉजिट भी
शामिल होता है, इसको कहा जाता है बॉर्ड मनी। ठीक है, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में आपकी थर्ड वाली चीजें आती है। इसके अलावा टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस भी आते हैं। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन है, हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट दो है, M1 और M3। ठीक है, नैरो मनी और बॉर्ड मनी। डायरेक्ट आपको बोर्ड के अंदर इसके जो डेफिनेशन है वो पूछी जाती है, या डायरेक्ट आपको MCQ में इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लिक्विडिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है। लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है M1 में। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी सबसे ज्यादा इंक्रीज होती है। क्यों होती है कि एक तो बैंक के अंदर सेविंग और करंट अकाउंट के अंदर हमारा पैसा पड़ा है, जब चाहे हम उसको निकाल सकते हैं। दूसरा, लोगों की जेब में कितना पैसा है, कितनी लिक्विडिटी है। ठीक है, तो M1 क्या है, M1 में सबसे ज्यादा इंक्रीज लिक्विडिटी होती है। ठीक है, M1 लेन देन के लिए है, जबकि M3 में अर्थव्यवस्था की कुल बचत भी शामिल है। M3 क्या करता है, M3 हमारे इकोनॉमी की सेहत कैसी चल रही है, ठीक है, उसको नापने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो M3 होता है। ठीक है, तो ये भी आपका डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन बनता है। चलिए, अब हमने ये देख लिया कि पैसा की वैल्यू कैसे बढ़ती है, कौन डिसाइड करता है, फिर हमने इसको नाप भी लिया। लेकिन अब हम क्वेश्चन ये आता है कि इकोनॉमी में पैसे की मांग क्यों होती है, लोग पैसों की मांग क्यों करते हैं। तो इसको दो में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा हम बाद में पढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन मोटिव में क्या होता है कि आप समझिए कि सैलरी तो आपकी इस मंथ आई है, ठीक है, सैलरी आपकी आ गई, लेकिन आपके जो खर्चे हैं, आपके जो एक्सपेंडिचर है वो तो आपके रोज हो रहे हैं। दूध दही, आप जो भी नेसेसरी चीजें खरीदते हैं उस पर तो खर्चा आपका रोज हो रहा है। ठीक है, फिर आपकी वापस अगले मंथ सैलरी आई, तो जो एक्सपेंडिचर आपके खर्चे रोज आपको जो नकद की जरूरत होती है, ठीक है, जो रोज खर्चों के लिए एक्सपेंडिचर से लगा के नेक्स्ट जब आपकी सैलरी आएगी, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है इनकम एक्सपेंडिचर गैप। इसकी अब पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। हम अपनी आय रुक रुक कर मंथली प्राप्त करते हैं, लेकिन खर्च लगातार डेली करते हैं। इस अंतर को नापने के लिए नकदी की आवश्यकता होती है। तो मैंने कह दिया, बीच की जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है इनकम एक्सपेंडिचर गैप। इसका दूसरा क्या होता है, इसका दूसरा होता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। अब इसका थोड़ा फॉर्मूला देख लीजिए, ये जो V है आपका, ये है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। जो M और TD है, जिसमें क्या है, ट्रांजैक्शन डिमांड मनी, इसकी फुल फॉर्म ये है, एग्जाम में लिखिएगा। और T है आपका जितना आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, टोटल आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है लेन देन के अंदर। ठीक है, ओके। समझने वाली यहाँ पे चीज ये है कि जब भी आपकी वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी आपकी ज्यादा होगी, ठीक है, तो आपकी जो नकद है मार्केट के अंदर, उसकी डिमांड क्या रहेगी, आपकी जो आपके नकद की डिमांड क्या रहेगी, कैश की डिमांड कम रहेगी। अगर वेलोसिटी कम होगी तो नकद की जो डिमांड है मार्केट में ज्यादा रहेगी। क्यों रहेगी, सिंपल बताते हैं कि मेरे पास अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए एक दिन में कितने, अगर 10 या 20 लोगों के हाथ से घूम रहे हैं तो क्या है, वेलोसिटी जो हाई वेलोसिटी रहेगी, मतलब पैसा क्या है, घूम रहा है। अगर घूम रहा है तो नकद की जो जरूरत है मार्केट के अंदर कम रहेगी। लेकिन अगर मैंने वो 100 रुपए दबा के बैठ गई तो मार्केट के अंदर नकद की कमी आ जाएगी। अगर नकद की कमी आएगी तो RBI ज्यादा पैसा फेंकेगी, ठीक है, जिससे नकद की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपका MCQ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो फॉर्मूला है उसमें आपका सब्जेक्टिव में आपको न्यूमेरिकल्स दे सकते हैं, तो फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये कंसेप्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला इसका मैं बताती हूँ आपको, सट्टा परियोजन। ठीक है, सट्टा परियोजन में आपके क्या है कि अगर ये डिपेंड होता है कैश और बॉन्ड्स पे। कैश क्या है, कैश ये होता है कि अगर आप कैश रखो कोई दिक्कत नहीं है, रखा आपने कैश, लेकिन आपको ब्याज नहीं मिलेगा। आपका जो पैसा है वो तो सेफ रहेगा। मैंने अगर 100 रुपए जेब में रखे हैं तो एक महीने बाद निकालूंगी तो 200 रुपए नहीं निकलेंगे, 100 रुपए ही निकलेंगे। ठीक है, लेकिन मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा। वहीं बॉन्ड्स में क्या है, बॉन्ड्स में आपको करना होता है इन्वेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको फायदा हो या नुकसान, नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, मतलब रिस्क रहता है, लेकिन इंटरेस्ट तो मिलता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे समझिए मेरे को 100 रुपए मैंने बॉन्ड खरीदे 100 रुपए के, तो हो सकता है कि दूसरे दिन मुझे 80 रुपए का नुकसान हो गया, 80 रुपए मुझे मिले तो मेरे को 20 रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन अगर मुझे दूसरे दिन 110 रुपए मिले तो मुझे 10 रुपए का फायदा भी हो सकता है। मतलब ये रिस्क है, आपको फायदा भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो लेकिन इस पे आपको ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, कम ज्यादा हो सकता है, आपने जितने पैसे लगाए उतना मिले या नहीं मिले, तो ये थोड़ा रिस्की मामला है। लेकिन ये डिसाइड कब करें कि हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें या नहीं करें, या हम कैश रखें या नहीं रखें। अगर ब्याज की जो दर है बढ़ती है, बढ़ रही है, तो बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ब्याज की अगर लो इंटरेस्ट आ रहा है, ब्याज की जो दरें हैं वो घट रही है, तो अपना कैश होल्ड कीजिए। ठीक है, इससे आप क्या है नुकसान से बच सकते हैं। ओके, चलिए ये आपने समझ लिया।
अब मैं आपको थोड़ा सा जो हमने ये बॉन्ड और कैश का जो हमने देखा था कि कहाँ आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है या कहाँ आपको कैश रखना है, इसको बॉन्ड्स को थोड़ा हम ना मैथमेटिकल समझते हैं। एक तो आपको थोड़ा ना स्टेटमेंट का अगर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, उसको थ्रू समझते हैं। क्या है, अगर बाजार में ब्याज दर 5% से बढ़कर 6% हो जाती है तो आपके पुराने 5% वाले बॉन्ड का आकर्षण कम हो जाता है। उसे बेचने के लिए आपको उसकी कीमत घटानी पड़ेगी। इसे पूंजीगत कैपिटल लॉस कहते हैं। सिंपल सी चीज ये दी हुई है, एक लॉजिकल बात है कि आपको अभी जो बॉन्ड आपने खरीदा है, ठीक है, उस पे आपको 5% का क्या ब्याज मिल रहा है। दूसरे दिन क्या हुआ, उसी बॉन्ड की जो कीमत, उस पे जो ब्याज मिल रहा था वो 6% बढ़ गया, अब 6% मिल रहा है और आपको अपना बॉन्ड बेचना है। ठीक है, आप अपना बॉन्ड अगर किसी को बेचोगे तो क्यों खरीदेगा, वो कहेगा मेरे पास तो जो बॉन्ड है उस पर तो मुझे 6% का ब्याज मिल रहा है और तुम्हारा जो बॉन्ड खरीदूंगा उसमें तो मुझे 5% का ब्याज मिल रहा है, तो मैं क्यों बेचूं। ठीक है, तो अब आपको अपना घाटा कवर करने के लिए, या फिर कह सकते हैं चाहे फायदा नहीं हो नुकसान नहीं हो, लेकिन जितना मैंने खरीदा है किया है वो मुझे पैसा मिल जाए, तो आप अपने बॉन्ड की कीमत क्या करोगे, कम करोगे। ठीक है, कम करोगे, परसेंटेज में कम नहीं करोगे, जितना आपने खरीदा था पैसे के मामले 100 में खरीदा था तो 90 में बेचोगे या 80 में बेचोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अब मैं और घाटे में जाऊंगा तो इससे अच्छा मैं बॉन्ड बेच देता हूं, तो आपको उसकी कीमत कम करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथमेटिकल में इसमें क्या है कि पीवी इज इक्वल टू रिटर्न अपॉन 1 प्लस रेट। इसमें पीवी होता है आपकी प्रेजेंट बॉन्ड की जो वैल्यू है, ठीक है, वो है। रिटर्न क्या है कि आपको जितना उसमें रिटर्न पैसा मिला है, कितना ब्याज आपको मिला है। रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ती है घटती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड है और रेट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर रेट इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ती है, ठीक है, तो बॉन्ड की वैल्यू घटती है। बॉन्ड की अगर इंटरेस्ट रेट आपकी घटती है तो प्रेजेंट बॉन्ड की वैल्यू आपकी बढ़ती है। इस लॉजिक को थोड़ा ध्यान रखिएगा और फॉर्मूले को भी याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस पे। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखते हैं कि जो हमने बॉन्ड्स पढ़े थे, ठीक है, पढ़ तो हमने लिए थे, ठीक है, सट्टा प्रयोजन का पढ़ तो लिया था, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, लिक्विडिटी ट्रैप। ये लिक्विडिटी ट्रैप क्या होती है उसमें, ठीक है, इस पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लिक्विडिटी ट्रैप होती क्या, डायरेक्ट लिखने के लिए आता है। तो थोड़ा इसको मैथमेटिकल और थोड़ा कंसेप्ट वाइज भी पूरा पढ़ते हैं। देखिए, जब ब्याज दर बहुत कम MR मिनिमम हो जाती है तो हर कोई भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करता है। डर के कारण लोन बॉन्ड खरीदने के बजाय सारा नकद कैश के रूप में जमा कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा आपको मैं फॉर्मूले के थ्रू समझाती हूँ कि इसका फॉर्मूला है MSD इज इक्वल टू MR मैक्सिमम माइनस R माइनस R मिनिमम। एस क्या है यहाँ पे, स्पेक्टिव डिमांड फॉर मनी, ये इसका है सारा। ठीक है, ओके, इसमें R है आपका इंटरेस्ट रेट जो दे रखा है, और R मैक्सिमम और R मिनिमम क्या है ये थोड़ा समझाते हैं। जब भी R आपका अगर बढ़ता है तो आपका जो R मैक्सिमम है वो भी क्या है, बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये बढ़ेगा तो जो आपकी MSD की जो वैल्यू है वो आपकी कम होगी। ठीक है, वो कम होगी, ये थोड़ा कम होता रहता है। ठीक है, ओके, ठीक है। उसके अलावा अगर R आपका कम होता है, ठीक है, आपकी जो रेट है इंटरेस्ट रेट अगर कम होती है तो कम होती कितने R मिनिमम तक चली जाएगी। अगर R मिनिमम तक जाती है तो ये जीरो हो जाएगा। और आप मैथमेटिकल चीजें ये कहती है कि किसी भी आप जीरो से किसी को भी अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर आता है आपका इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है, और जहाँ जीरो आता है उसको कहा जाता है लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक है, तो इसको कंसेप्ट वाइज आप याद रखिएगा। जहां पे भी अगर लिक्विड जीरो से आपने डिवाइड करा है आया इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी जब आता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर अब जो आपके नकद की डिमांड है वो बढ़ गई। ठीक है, कितनी बढ़ गई, इन्फिनिटी बढ़ गई, कोई अनंत नहीं है। जितना पैसा है मांग बढ़ती जा रही, आरबीआई को पैसा फेंकना मार्केट में पड़ रहा है। ठीक है, वो इस कंडीशन में होता है लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर। ओके, चलिए कंसेप्ट मैंने सारे बता दिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे बैंकिंग के कुछ टॉपिक्स थे वो बता दिए। आगे भी हम क्लासों में वो टॉपिक्स जो बच गए हैं वो भी लाते रहेंगे विद क्वेश्चन। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप अगर इस बार बोर्ड दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग। पहला है मुद्रा की सट्टा मांग ब्याज दर से विपरीत रूप से संबंधित है। मैंने डायरेक्ट ये बताया था सट्टा मांग की डिमांड का। ठीक है, तो डायरेक्ट पीछे जाइए पीडीएफ में, देखिए, पेन कॉपी उठाइए और इसका आंसर लिखिए और कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दीजिए। अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए कि किस टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है। सेकंड है बॉन्ड की कीमत और ब्याज दर के बीच का संबंध। बॉन्ड की कीमत, ठीक है, और ब्याज दर के बीच का संबंध, ये भी मैंने आपको ढंग से समझाया है, इसका भी आंसर आप लिखिएगा। ठीक है, अब थोड़े एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं।
जिसमें क्या है कि दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल मोस्ट लिक्विड है। मोस्ट लिक्विड कौन सी होती है, जहां पे सबसे ज्यादा लिक्विड कैश रहता है। देखिए M4 में तो नहीं होता है, M3 में क्या है, M3 में तो ये बताता है कि इकोनॉमी की सेहत कैसी चल रही है, ठीक है। M2 भी नहीं है, M1 में सबसे ज्यादा होता है। ये मैंने आपको टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते भी बताया था, ये याद रखना आप। फिर है कि आरबीआई के गवर्नर के जो साइन होते हैं 500 के नोट पर, वो किसका उदाहरण है, कौन सी मनी पे होते हैं, ठीक है। लीगल टेंडर, लीगल टेंडर में तो ये है कि आप किसी को कानूनी रूप से कहा गया है आप किसी को पैसे, जो आप पैसा दे रहे हो उसको स्वीकार करना होगा अगर आप ऋण चुका रहे हो या कोई आपको ऋण चुका रहा, लोन चुका रहा, ठीक है, वो तो इसमें है, ठीक है। तो देख लीजिए, एक बचा है कॉमोडिटी मनी और क्रिएट मनी और विधि मान्य मुद्रा, दोनों नहीं, ये दोनों नहीं हो गए। सीधा सा आपका आंसर है, पहले ना स्लाइड में बताया था, फिएट मनी, ठीक है, केवल फिएट मनी ही होगा। ओके, हो गया ये आंसर आपका। फिर है कि जो लिक्विडिटी ट्रैप है, जस्ट अभी बताया है आपको, इस स्थिति में मुद्रा की सट्टा मांग की लॉस इलास्टिसिटी क्या होती है। मैंने सीधा बताया था, अगर शून्य होती है, ठीक है, तो शून्य से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आती है, इंफिनिटी। क्या आएगी आपकी, इंफिनिटी, ठीक है, क्या आएगी, इंफिनिटी। तो इसका आंसर भी आपको पता है। चलिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कवर करा दिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी कवर करा दिए। इसके अलावा बैंकिंग में जितने टॉपिक अभी रह गए हैं वो भी मैं आगे लाती रहूंगी। तो इस क्लास को बड़ा ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन भी आप ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा हम रोज शाम को 7 से 8 लाइव क्लासेस चलाते हैं, इकोनॉमिक पीवाईक्यू और एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं उसमें, जो आपके बोर्ड और सीयूटी के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे जो लिंक है, हमारे जो ऐप का, वो दे दिया जाएगा, वहां जाइए, आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा इस साल अगर सीयूटी यूजी का एग्जाम दे रहे हैं आप, ठीक है, तो हमारी जो रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है, बहुत कम प्राइसेस में अवेलेबल है, आप उसको भी विजिट जरूर कीजिएगा। बाकी टॉपिक्स के साथ भी मिलेंगे आपको अगली क्लास में। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।